दिल में दबी हुई अनगिनत यादें फिर से जीवंत होने लगीं। अंततः मैं असफल हो गया। ध्रुव ने मन ही मन एक भावुक आह भरी, फिर भी उसकी आत्मा में कोई पछतावा नहीं था। इस अंतिम परिणाम का उसे पहले से ही आभास था। जब उसने राक्षस यानी डेमोनिक कल्टीवेटर बनने का मार्ग चुना था, तभी उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। राक्षस होने का अर्थ है निर्दयी और क्रूर होना, विनाशक होना। स्वर्ग हो या पृथ्वी, एक राक्षस के लिए कहीं शरण नहीं होती। पूरी दुनिया का दुश्मन बनना और फिर उसके परिणाम भुगतना, यही उसका धर्म था। अगर मेरी साधना सफल रही और ये वसंत शरद काल टिड्डा काम कर गया, तो मैं अगले जन्म में भी एक महाराक्षस ही बनूंगा। ये सोचते हुए डेविल मास्टर ध्रुव अट्टहास उठा। उसकी हंसी पहाड़ियों में गूंज उठी। दुष्ट राक्षस, तू हंस क्यों रहा है? सब सावधान, ये दानव अपने अंतिम क्षणों में आत्मघाती हमला करने वाला है। जल्दी करो, उसे मार डालो और टिड्डे को छीन लो। योद्धाओं का समूह तेजी से आगे बढ़ा। उसी क्षण एक जोरदार धमाके के साथ डेविल मास्टर ध्रुव ऊर्जा की एक चकाचौंध कर देने वाली लहर में समा गया। उसने खुद को और अपनी साधना को विस्फोट में उड़ा दिया था। 500 वर्ष पूर्व नीलकंठ पर्वत पर वसंत ऋतु की हल्की बारिश धीरे धीरे बरस रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। ठंडी हवा के झोंके बारिश की बूंदों को इधर उधर नचा रहे थे। फिर भी नीलकंठ पर्वत अंधेरे में नहीं डूबा था। पर्वत के किनारे से लेकर तलहटी तक दर्जनों छोटी छोटी रोशनियां एक चमकदार माला की तरह टिमटिमा रही थीं। ये रोशनियां प्राचीन चंद्रकुल के गांव की थीं, जो इस विशाल एकांत पहाड़ को मानव सभ्यता का स्पर्श दे रही थीं। गांव के बीचों बीच एक भव्य मंडप था। इस समय वहां एक विशेष अनुष्ठान चल रहा था। दीपकों की रोशनी दिन के उजाले को भी मात दे रही थी। हे पूर्वजों, हम पर कृपा करें। हम प्रार्थना करते हैं कि कल का जागरण समारोह हमारे कुल को कई प्रतिभाशाली और बुद्धिमान युवा प्रदान करें, जो हमारे वंश में नई ऊर्जा और आशा का संचार करें। प्राचीन चंद्रकुल के मुखिया, जो उधेड़ उम्र के थे और जिनकी दाढ़ी में सफेदी झलक रही थी, औपचारिक श्वेत वस्त्रों में फर्श पर घुटने के बल बैठे थे। उनके हाथ जुड़े हुए थे, आंखें बंद थीं और वे पूरी श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे थे। वे एक ऊंचे काले संदूक के सामने थे, जिस पर पूर्वजों की स्मृति पट्टिकाएं रखी थीं। सुगंधित धूप का धुआं वातावरण को पवित्र बना रहा था। उनके पीछे 10 से अधिक लोग उसी प्रकार घुटनों के बल बैठे थे। ये सभी कबीले के बुजुर्ग यानी एल्डर्स और उच्च अधिकारी थे। प्रार्थना समाप्त करने के बाद कुल के मुखिया ने झुककर धरती को प्रणाम किया। उनके माथे के फर्श से टकराने पर हल्की सी आवाज गूंजी। उनके पीछे बैठे बुजुर्गों ने भी वैसा ही किया। अनुष्ठान समाप्त होने पर भीड़ धीरे धीरे उठी और शांत भाव से मंदिर से बाहर निकल गई। गलियारे में आते ही बुजुर्गों के चेहरों से तनाव कम हुआ और फुसफुसाहट शुरू हुई। समय पंख लगाकर उड़ता है। लगता है पिछला समारोह कल ही हुआ था। कल वार्षिक जागरण समारोह है। न जाने इस वर्ष हमारे वंश के कौन से हीरे उभर कर आएंगे। उम्मीद है कि कुछ असाधारण प्रतिभाएं मिलेंगी। हमारे प्राचीन चंद्रकुल में पिछले 3 सालों से कोई भी अव्वल दर्जे का प्रतिभाशाली बच्चा नहीं मिला है। सत्य वचन, पड़ोस के श्वेत ग्राम और भल्लू ग्राम में कई प्रतिभाशाली योद्धा उभरे हैं। विशेषकर श्वेत कुल का वो लड़का श्वेत केतु, उसकी नैसर्गिक प्रतिभा तो दैवी है। श्वेत केतु का नाम सुनते ही बुजुर्गों के चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो लड़का एक चमत्कार था। महज 2 साल में वो 3रे स्तर का कीट साधक बन चुका था। भविष्य में वो निश्चित रूप से अपने कुल का सबसे शक्तिशाली योद्धा बनेगा और हमारे लिए खतरा। निराश न हो, एक बुजुर्ग ने कहा। इस वर्ष हमारे पास भी आशा की किरण है। स्वर्गीय वरुण का बेटा ध्रुव एक अद्भुत बालक साबित हुआ है। 3 महीने में बोलना, 4 में चलना, 5 साल की उम्र में तो वो जटिल कविताएं सुनाता था। वो निश्चित रूप से एक विलक्षण प्रतिभा है। हाँ, उसकी बुद्धिमत्ता और परिपक्वता उसकी उम्र से कहीं अधिक है। मैंने उसकी रचनाएं सुनी हैं। वो वाकई एक विद्वान की तरह सोचता है। अफसोस कि उसके माता पिता नहीं रहे। अब उसका और उसके छोटे भाई का पालन पोषण उसके चाचा चाची कर रहे हैं। कुल के मुखिया, जो सबसे अंत में बाहर आए थे, ने ये चर्चा सुनी। उन्हें पता था कि वे चंद्रवंशी ध्रुव के बारे में बात कर रहे थे। मुखिया के रूप में उनकी नज़र भी उस लड़के पर थी। अनुभव कहता था कि जिन बच्चों में बचपन से ही ऐसी फोटोग्राफिक मेमोरी या स्मरण शक्ति
या असाधारण समझ होती है, उनकी साधना योग्यता भी उच्च कोटि की होती है। अगर इस बच्चे में ए ग्रेड की क्षमता निकली तो हम उसे श्वेत केतु के खिलाफ तैयार कर सकते हैं। अगर बी ग्रेड भी हुआ तो भी वो हमारे कुल का गौरव बनेगा। पर उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए ए ग्रेड की संभावना प्रबल है। ये सोचते हुए मुखिया मुस्कुराए। उन्होंने खांसते हुए बुजुर्गों का ध्यान खींचा। आप सभी अब विश्राम करें। कल का दिन हमारे कुल के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। और हाँ, ध्रुव जैसे अनाथ और प्रतिभाशाली बच्चों को अपने गुट में शामिल करने के लिए आप लोग आपस में ना लड़ें। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो, षड्यंत्र नहीं। हम ध्यान रखेंगे मुखिया जी। शुभ रात्रि। धीरे धीरे गलियारा शांत हो गया। मुखिया अटारी की तीसरी मंजिल की खिड़की पर गए और बाहर देखा। पूरा गांव बारिश में धुला हुआ शांत और सुंदर लग रहा था। यही हमारे कुल का भविष्य है। उन्होंने एक उम्मीद भरी सांस ली। ठीक उसी क्षण गांव के एक छात्रावास की खिड़की पर खड़ा एक युवक उन्हीं रोशनियों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक बच्चे की मासूमियत नहीं, बल्कि 500 साल का गहरा अनुभव और जटिल भावनाएं थीं। प्राचीन चंद्रगांव, नीलकंठ पर्वत, तो क्या मैं सचमुच 500 साल पीछे आ गया हूं? लगता है वसंत शरद काल टिड्गा का जादू वाकई कारगर साबित हुआ है। ध्रुव अर्थात फेंग युआन बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। वसंत शरद टिड्ढा 10 सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली मायावी कीटों में से एक, जिसका स्थान 7वां था। इसकी शक्ति थी समय को मात देना और पुनर्जन्म। मैं वापस आ गया हूं। ध्रुव ने अपने हाथ फैलाए। उसकी नजर अपनी युवा, कोमल और पीली हथेलियों पर टिकी थी। फिर उसने धीरे धीरे मुट्ठी भींची, अपनी पूरी ताकत को महसूस किया और इस वास्तविकता को स्वीकार किया। खिड़की पर बारिश की थपथपाहट किसी संगीत की तरह लग रही थी। उसने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। 500 साल का खूनी संघर्ष, ये सब एक सपने जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी पुतलियों में एक ठंडा, क्रूर और दृढ़ निश्चय था। वो अच्छी तरह जानता था ये कोई सपना नहीं था। अध्याय 2, सर्वनाश के देवता का जन्म। शैतान राजा ध्रुव अभी अपने परिवर्तित युवा शरीर और 500 वर्षों की थकान को महसूस ही कर रहा था कि अचानक उसकी चेतना के गहरे सन्नाटे में एक तेज हलचल हुई। पहले तो उसे लगा कि यह समय यात्रा के कारण उत्पन्न सामान्य अस्थिरता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा था। बिना एक पल गंवाए ध्रुव ने अपनी चेतना को समेटा और अपने भीतर मन के उस अथाह सागर में गोता लगा दिया जहां सामान्यतः पूर्ण शांति रहती थी। किंतु आज वहां एक अनचाहा तूफान उठा हुआ था। चेतना के उस विशाल सागर में ध्रुव ने देखा कि एक नया अदृश्य द्वार खुल चुका है। उस मार्ग से एक बेहद कमजोर और धुंधली आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। ध्रुव ने तुरंत उस घुसपैठी आत्मा के सामने स्वयं को प्रकट किया। अंधेरे में जैसे सूर्य ने अपनी आंखें खोल दी हों, ध्रुव का मानसिक अस्तित्व प्रचंड तेज के साथ चमक उठा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस बेहोश आत्मा के सिर पर रख दिया, ये जानने के लिए कि आखिर कौन है जो उसके मानसिक क्षेत्र में अतिक्रमण करने का साहस कर रहा है। जैसे ही ध्रुव का स्पर्श उस आत्मा से हुआ, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। पहली बार उस महाराक्षस के चेहरे पर चिंता के काले बादल मंडराए। इस आत्मा का नाम आर्य था, एक साधारण परिवार का लड़का, लेकिन उसकी कहानी साधारण नहीं बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली और रक्त रंजित थी। ध्रुव ने उसकी स्मृतियों में देखा कि कैसे आर्य की आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को बेरहमी से काट डाला गया था। उसकी 4 बहनों को 3 साल तक अमानवीय यातनाएं दी गई और अंत में मृत्यु ही उनकी मुक्ति बनी। आर्य किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसके भीतर का इंसान मर चुका था। अब वहां केवल प्रतिशोध की एक अधूरी जलती हुई प्यास बची थी। उसने कसम खाई थी कि वो इस पूरी दुनिया को खून से रंग देगा, मगर उसके पास न शक्ति थी न कोई मार्गदर्शन। किस्मत तब पलटी जब एक पुराने खंडहर में उसे पिल सोवरिन नामक एक प्राचीन योद्धा की विरासत मिली। उस विरासत ने उसे ऐसा ज्ञान दिया जो आत्मा की सीमाओं को चुनौती दे सकता था। ध्रुव समझ गया कि भविष्य में जब उसका अपना भौतिक शरीर नष्ट हुआ था, तब उसकी मानसिक शक्ति चरम पर थी। उस समय पिल सोवरिन की इच्छा शक्ति ने ध्रुव को नष्ट करने के बजाय उसका सहयोग किया था। और इसी क्षण जब ध्रुव ने समय की धारा को मोड़ा, तो किसी अज्ञात शक्ति ने हस्तक्षेप किया,
जिसके फलस्वरूप आर्य की आत्मा भी उसके साथ खिंचकर दुनिया के इस नए अध्याय में आ गई। ध्रुव, जो समय को अपनी उंगलियों पर नचाने का हुनर जानता था, ये अच्छी तरह समझ गया कि ये महज संयोग नहीं हो सकता। उसके होठों पर एक हल्की, अदृश्य किंतु बेहद खतरनाक मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन सोचा, चलो ये भी अच्छा है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो खेल में मजा कैसा। वो जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे उसकी अंतरात्मा का ब्रह्मांड भी कांप उठा। फिर उसकी नजर आर्य की उस खाली टूटी हुई आत्मा पर पड़ी, जिसके भीतर एक पागलपन सुलग रहा था, वही पागलपन जो देवता बनाने की नींव रखता है। ध्रुव की आंखों में एक खूनी लाल चमक लहराई और उसने गंभीर स्वर में कहा, लड़के, चिंता मत कर। पिछले जीवन में भले ही तुम कुछ न बन पाए हो, पर तुम में वो दिल है, वो जुनून है जो देवताओं को जन्म देता है। तू वो बनेगा जिसके नाम से मौत भी कांप जाएगी। जिस शिखर तक मैं पहली बार नहीं पहुंच सका, इस बार हम दोनों साथ जाएंगे। ध्रुव उस आत्मा के करीब झुका और फुसफुसाया, मैं तुम्हें बनाऊंगा सर्वनाश का देवता। इसके साथ ही उसने अपना हाथ धीरे से हवा में घुमाया। आर्य की पिछली दर्दनाक और कमजोर करने वाली यादें धुएं की तरह बिखरने लगी। ध्रुव ने अंतिम आदेश दिया, अतीत की तकलीफ भूल जा, बस इतना याद रख कि तू ही वो महान औषधि सम्राट है और मैं तेरी नियति। अध्याय 1, 2 आत्माएं, एक नियति। बारिश की बूंदें टूटी हुई खपरेल की छत पर एक लयबद्ध धुन बजा रही थी। टप टप टप। बिस्तर पर लेटे हुए युवक आर्य ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उन आंखों में वो परिचित लाचारी नहीं थी जो कल तक थी। उसकी पुतलियों के पीछे एक गहरा काला रसातल था, जैसे कोई 500 साल पुराना राक्षस एक बच्चे की खिड़की से दुनिया को झांक रहा हो। मैं कहाँ हूँ? आर्य ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उसका सिर दर्द से फट रहा था। तुम नर्क में हो बच्चे, या जिसे तुम जीवन कहते हो। उसके दिमाग के अंदर एक ठंडी धातु जैसी आवाज गूंजी, शांत रहो, तुम्हारी यादें और मेरी चेतना का विलय हो रहा है। आर्य सन्न रह गया। तुम कौन हो? मेरे सिर में क्या कर रहे हो? मैं वो हूं जिसने स्वर्ग को अपने चरणों में झुकाया था। मैं गू मास्टर हूं, मैं काल हूं, लेकिन अभी मैं तुम्हारा एकमात्र सहारा हूं। उस आवाज ने बिना किसी भावना के उत्तर दिया। अब अपनी दयनीय स्थिति का आकलन करो। आर्य का शरीर कांप उठा, यादों का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वो आर्य था, एक वर्मा कबीले का बेकार बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जिसका स्पिरिट रूट उसके अपने ही चचेरे भाई ने छीन लिया था। उसकी मंगेतर ने उसे छोड़ दिया था और उसके पिता एक रहस्यमयी बीमारी से बिस्तर पर पड़े थे। कल रात उसे कबीले के ही कुछ शिष्यों ने बुरी तरह पीटा था और मरने के लिए छोड़ दिया था। क्रोध, अपमान, लाचारी, आर्य की मुट्ठियां अपने आप भिंज गईं। वे कमीने, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं उन्हें जान से मार डालूंगा। मूर्खतापूर्ण भावनाएं, अंदर की आवाज, जिसे हम द मेंटर कहेंगे, ने तिरस्कार पूर्वक कहा। गुस्सा एक ऐसा संसाधन है जिसे बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इसे पी जाओ। चिल्लाने से तुम्हारे दुश्मन नहीं मरेंगे, योजना बनाने से मरेंगे। आर्य हक्का बक्का रह गया। इस आवाज में एक अजीब सा सम्मोहन था। ये क्रूर थी लेकिन तार्किक थी। अब अपने शरीर को देखो बेवकूफ। बाहरी चोटों पर रोना बंद करो और अपनी आंतरिक स्थिति की जांच करो। क्या तुम्हें अपनी पसलियों के नीचे वो गर्मी महसूस हो रही है? आर्य ने ध्यान केंद्रित किया। लॉन्ग चेन की तरह उसमें भी जन्मजात औषधीय प्रतिभा थी जिसे वो अब तक नहीं जानता था। मेरा डांटियन टूट चुका है, लेकिन आर्य ने अपनी इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ा। मेरी मानसिक शक्ति असामान्य रूप से विशाल है। मैं अपने खून के बहाव को, अपनी टूटी हुई हड्डियों के घर्षण को महसूस कर सकता हूं। बहुत अच्छे, द मेंटर ने कहा। तुम्हारा शरीर कचरा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा, ये अब मेरी आत्मा के साथ जुड़ गई है। ये एक महासागर की तरह विशाल है। साधना केवल शरीर से नहीं होती। दुनिया सोचती है कि तुम एक अपाहिज हो। ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तभी कमरे का पुराना लकड़ी का दरवाजा चरमराया। एक सुंदर युवती अंदर आई। उसके हाथ में दवा का कटोरा था। वो रिमझिम थी, आर्य की निजी दासी। उसका चेहरा मासूमियत से भरा था और आंखों में चिंता दिखाई दे रही थी। युवा स्वामी, आप जाग गए? रिमझिम ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। मैंने सोचा था कि आप हमें छोड़कर चले गए। ये दवा पी लीजिए, मैंने बड़ी मुश्किल से कबीले के खजाने से इसे चुराया है। आर्य का दिल पिघलने लगा। कम से कम इस क्रूर दुनिया में कोई तो था जो उसकी परवाह करता था। वो हाथ बढ़ाने ही वाला था कि द मेंटर की आवाज ने उसे रोक दिया। रुक जाओ, उसे देखो, ध्यान से देखो। क्या मतलब? वो रिमझिम है,
आर्य ने मन ही मन प्रतिवाद किया। उसकी कलाई देखो, उसने जो कंगन पहना है वो ब्लड जेड का है। इसकी कीमत तुम्हारे इस पूरे टूटे हुए घर से ज्यादा है। एक दासी इसे कैसे खरीद सकती है? मेंटर की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी और उसकी आंखों में वो चिंता नहीं बल्कि अधीरता है। वो चाहती है कि तुम इसे जल्दी पियो। आर्य झिझक गया। उसने अपनी नई जागृत स्पिरिट सेंस का यूज किया और दवा के कटोरे को सूंघा। बाहर से ये एक सामान्य हीलिंग सूप जैसा महक रहा था, लेकिन उसकी गंध के नीचे एक बहुत ही सूक्ष्म मीठी सुगंध थी। हार्ट रॉटिंग ग्रास। आर्य के मन में बिजली कौंध गई। ये एक धीमा जहर था। ये मुझे मारेगा नहीं, लेकिन ये सुनिश्चित करेगा कि मेरी टूटी हुई स्पिरिट रूट कभी ठीक न हो पाए और मैं जीवन भर बिस्तर पर पड़ा रहूं। 500 साल का खूनी संघर्ष, ये सब एक सपने जैसा लगता है। लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसकी पुतलियों में एक ठंडा, क्रूर और दृढ़ निश्चय था। वो अच्छी तरह जानता था ये कोई सपना नहीं था। अध्याय 2, सर्वनाश के देवता का जन्म। शैतान राजा ध्रुव अभी अपने परिवर्तित युवा शरीर और 500 वर्षों की थकान को महसूस ही कर रहा था कि अचानक उसकी चेतना के गहरे सन्नाटे में एक तेज हलचल हुई। पहले तो उसे लगा कि यह समय यात्रा के कारण उत्पन्न सामान्य अस्थिरता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा था। बिना एक पल गंवाए ध्रुव ने अपनी चेतना को समेटा और अपने भीतर मन के उस अथाह सागर में गोता लगा दिया जहां सामान्यतः पूर्ण शांति रहती थी। किंतु आज वहां एक अनचाहा तूफान उठा हुआ था। चेतना के उस विशाल सागर में ध्रुव ने देखा कि एक नया अदृश्य द्वार खुल चुका है। उस मार्ग से एक बेहद कमजोर और धुंधली आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। ध्रुव ने तुरंत उस घुसपैठी आत्मा के सामने स्वयं को प्रकट किया। अंधेरे में जैसे सूर्य ने अपनी आंखें खोल दी हों, ध्रुव का मानसिक अस्तित्व प्रचंड तेज के साथ चमक उठा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उस बेहोश आत्मा के सिर पर रख दिया, ये जानने के लिए कि आखिर कौन है जो उसके मानसिक क्षेत्र में अतिक्रमण करने का साहस कर रहा है। जैसे ही ध्रुव का स्पर्श उस आत्मा से हुआ, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। पहली बार उस महाराक्षस के चेहरे पर चिंता के काले बादल मंडराए। इस आत्मा का नाम आर्य था, एक साधारण परिवार का लड़का, लेकिन उसकी कहानी साधारण नहीं बल्कि रोंगटे खड़े कर देने वाली और रक्त रंजित थी। ध्रुव ने उसकी स्मृतियों में देखा कि कैसे आर्य की आंखों के सामने उसके पूरे परिवार को बेरहमी से काट डाला गया था। उसकी 4 बहनों को 3 साल तक अमानवीय यातनाएं दी गईं और अंत में मृत्यु ही उनकी मुक्ति बनी। आर्य किसी तरह बच तो गया, लेकिन उसके भीतर का इंसान मर चुका था। अब वहां केवल प्रतिशोध की एक अधूरी जलती हुई प्यास बची थी। उसने कसम खाई थी कि वो इस पूरी दुनिया को खून से रंग देगा, मगर उसके पास न शक्ति थी न कोई मार्गदर्शन। किस्मत तब पलटी जब एक पुराने खंडहर में उसे पिलसोवरिन नामक एक प्राचीन योद्धा की विरासत मिली। उस विरासत ने उसे ऐसा ज्ञान दिया जो आत्मा की सीमाओं को चुनौती दे सकता था। ध्रुव समझ गया कि भविष्य में जब उसका अपना भौतिक शरीर नष्ट हुआ था, तब उसकी मानसिक शक्ति चरम पर थी। उस समय पिलसोवरिन की इच्छा शक्ति में ध्रुव को नष्ट करने के बजाय उसका सहयोग किया था। और इसी क्षण जब ध्रुव ने समय की धारा को मोड़ा, तो किसी अज्ञात शक्ति ने हस्तक्षेप किया, जिसके फलस्वरूप आर्य की आत्मा भी उसके साथ खिंचकर दुनिया के इस नए अध्याय में आ गई। ध्रुव, जो समय को अपनी उंगलियों पर नचाने का हुनर जानता था, ये अच्छी तरह समझ गया कि यह महज संयोग नहीं हो सकता। उसके होठों पर एक हल्की, अदृश्य किंतु बेहद खतरनाक मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन सोचा, चलो ये भी अच्छा है। यदि सब कुछ पहले से तय होता तो खेल में मजा कैसा। वो जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे उसकी अंतरात्मा का ब्रह्मांड भी कांप उठा। फिर उसकी नजर आर्य की उस खाली टूटी हुई आत्मा पर पड़ी, जिसके भीतर एक पागलपन सुलग रहा था, वही पागलपन जो देवता बनाने की नींव रखता है। ध्रुव की आंखों में एक खूनी लाल चमक लहराई और उसने गंभीर स्वर में कहा, लड़के, चिंता मत कर। पिछले जीवन में भले ही तुम कुछ न बन पाए हो, पर तुम में वो दिल है, वो जुनून है जो देवताओं को जन्म देता है। तू वो बनेगा जिसके नाम से मौत भी कांप जाएगी। जिस शिखर तक मैं पहली बार नहीं पहुंच सका, इस बार हम दोनों साथ जाएंगे। ध्रुव उस आत्मा के करीब झुका और फुसफुसाया, मैं तुम्हें बनाऊंगा सर्वनाश का देवता। इसके साथ ही उसने अपना हाथ धीरे से हवा में घुमाया। आर्य की पिछली दर्दनाक और कमजोर करने वाली यादें धुएं की तरह बिखरने लगीं। ध्रुव ने अंतिम आदेश दिया, अतीत की तकलीफ भूल जा, बस इतना याद रख कि तू ही वो महान औषधि सम्राट है और मैं तेरी नियति।
अध्याय 1 दो आत्माएं एक नियति। बारिश की बूंदें टूटी हुई खपरेल की छत पर एक लयबद्ध धुन बजा रही थीं। टप टप टप। बिस्तर पर लेटे हुए युवक आर्य ने अपनी आंखें खोली, लेकिन उन आंखों में वो परिचित लाचारी नहीं थी जो कल तक थी। उसकी पुतलियों के पीछे एक गहरा काला रसातल था, जैसे कोई 500 साल पुराना राक्षस एक बच्चे की खिड़की से दुनिया को झांक रहा हो। मैं कहाँ हूं? आर्य ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। उसका सिर दर्द से फट रहा था। आर्य ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसके नाखूनों से खून रिसने लगा। दवा की ऊर्जा बारूद की तरह उसकी बंद नसों में विस्फोट कर रही थी। धमाका धमाका। उसकी त्वचा के नीचे छोटे छोटे उभार आ रहे थे और गायब हो रहे थे। ये ऐसा था जैसे हजारों चींटियां उसकी हड्डियों को कुतर रही हों। अगर मैं मर गया तो? आर्य ने दांत पीसते हुए सोचा। तो तुम जीने के लायक ही नहीं थे, मेंटन ने रूखेपन से जवाब दिया। लेकिन चिंता मत करो, लॉन्गचेन की यादों वाला शरीर और फैंग्युआन की इच्छा शक्ति, ये मिश्रण तुम्हें मरने नहीं देगा। अब उस ऊर्जा को अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर मोड़ो। आर्य ने अपनी चेतना को एक ब्लेड की तरह केंद्रित किया और अनियंत्रित औषधीय ऊर्जा को अपनी रीढ़ की ओर निर्देशित किया। कड़क! एक जोरदार आवाज के साथ उसके शरीर का पिछला हिस्सा सीधा हो गया। एक काला बदबूदार पसीना उसके रोम छिद्रों से बाहर निकल आया। दर्द अचानक गायब हो गया और उसकी जगह एक अजीब सी नशीली ताकत ने ले ली। आर्य हाँफते हुए बिस्तर पर गिर गया। वो बच गया था। बहुत अच्छे, मेंटर ने कहा। तुम्हारी मेरिडियन खुल गई हैं। तुम अब हवा से की खींच सकते हो, लेकिन याद रखना, बिना स्पिरिट रूट के तुम इसे जमा नहीं कर सकते। तुम्हारा शरीर एक टूटी हुई बाल्टी की तरह है। पानी अंदर आएगा और बह जाएगा। तो फिर इसका क्या फायदा? आर्य ने अपनी मुट्ठियों को देखा, जिनमें अब पहले से ज्यादा ताकत महसूस हो रही थी। फायदा यह है कि अब तुम नक्षत्र शरीर कला का अभ्यास कर सकते हो, मेंटर ने एक प्राचीन रहस्य का खुलासा किया। तुम्हें पेट में ऊर्जा जमा करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे शरीर के अंदर ही सितारे बनाएंगे। पहला सितारा तुम्हारे पैरों के तलवों में, लेकिन इसके लिए हमें संसाधनों की जरूरत होगी, बहुत सारे संसाधन। आर्य की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। संसाधन वर्मा कबीले के पास बहुत हैं। अगली सुबह सूरज कोहरे को चीरता हुआ निकला। वर्मा कबीले का पैतृक मंडप पहाड़ की तलहटी में स्थित था। आज का दिन विशेष था, जागृति समारोह। ये वो दिन था जब कबीले के सभी 15 वर्षीय युवा अपनी प्रतिभा की जांच करवाते थे। आर्य जब अपनी टूटे फूटे घर से बाहर निकला तो उसे पता था कि आज उसकी परीक्षा सिर्फ प्रतिभा की नहीं बल्कि अभिनय की भी है। रास्ते में उसे कबीले के अन्य युवा मिले। वे अच्छे रेशमी कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरों पर उत्साह और घबराहट थी। आर्य को देखते ही उनकी बातचीत रुक गई। देखो, वो कचरा आ गया, किसी ने फुसफुसाया। सुना है कल रात वो मरते मरते बचा। बेशरम कहीं का आज यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आ गया। आर्य का चेहरा भावहीन था, जैसे कि वो किसी शांत झील की सतह हो, लेकिन उसके अंदर मेंटर की 500 साल पुरानी निगाहें हर चेहरे को स्कैन कर रही थीं। वो जो नीले कपड़ों में है, मेंटर ने इशारा किया, उसका नाम विक्रम है। वो तुम्हें घूर रहा है। उसकी आंखों में हत्या का इरादा है, लेकिन वो डरपोक है। और वो जो कोने में खड़ा है, रोहन, उसके दादा कबीले के बुजुर्ग हैं। आर्य की नज़र रोहन पर पड़ी। रोहन पसीने से तरबतर था और बार बार अपनी जेब टटोल रहा था। वो नर्वस लग रहा है, आर्य ने सोचा। नर्वस नहीं, वो डर रहा है कि उसका राज खुल ना जाए। मेंटर हंसा। ध्यान से देखो, उसकी आस्तीन में एक हल्की सी चमक है। वो एक कीस्टोन है। वो अपनी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए धोखाधड़ी करने वाला है। आर्य के होठों पर एक बहुत ही हल्की, लगभग अदृश्य मुस्कान आ गई। ज्ञान ही शक्ति है। ये जानकारी भविष्य में उसे ब्लैकमेल करने के काम आएगी। भीड़ पैतृक गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंची। कबीले के बुजुर्ग सफेद वस्त्रों में लिपटे हुए वहां खड़े थे। उनमें आर्य का चाचा भी था, जिसने उसकी संपत्ति हड़प ली थी। अंदर जाओ, मुख्य बुजुर्ग ने आदेश दिया। युवा एक एक करके गुफा में उतरने लगे। अंदर का दृश्य किसी दूसरी दुनिया का लग रहा था। गुफा के बीचों बीच एक भूमिगत नदी बह रही थी, आशा की नदी। पानी गहरा नीला था और उससे हल्का प्रकाश निकल रहा था। हवा में स्पिरिट ऑर्किड्स की भीनी भीनी खुशबू थी। किंवदंती थी कि जो कोई इस नदी में जितना आगे तक चल पाएगा, उसकी प्रतिभा उतनी ही अधिक होगी। नियम सरल है, बुजुर्ग की आवाज गुफा में गूंजी। नदी में उतरो और विपरीत किनारे की ओर चलो। नदी का दबाव आपकी प्रतिभा का परीक्षण करेगा। पहला लड़का आगे बढ़ा। वो केवल 3 कदम चल पाया और फिर किसी अदृश्य दीवार से टकराकर गिर गया। असफल, कोई प्रतिभा नहीं, बुजुर्ग ने बेरहमी से घोषणा की। लड़का रोते हुए बाहर निकल गया। फिर विक्रम की बारी आई। वो सीना तान कर चला और 20 कदम पार कर गया। बी ग्रेड प्रतिभा, बुरा नहीं है, बुजुर्गों ने सिर हिलाया।
विक्रम ने आर्य की ओर एक विजयी भरी घृणित मुस्कान फेंकी। फिर रोहन, धोखेबाज की बारी आई। जैसा कि मेंटर ने भविष्यवाणी की थी, रोहन ने चलते समय अपनी आस्तीन को पानी में हल्का सा डुबोया। एक कृत्रिम चमक उठी और वो आसानी से 35 कदम चल गया। अद्भुत, एक और भी ग्रेड, लगभग ए ग्रेड के करीब। बुजुर्ग खुशी से चिल्लाए। रोहन के दादा जो मंच पर बैठे थे, गर्व से मुस्कुराए। आर्य भीड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। उसे ना तो ईर्ष्या थी, न ही गुस्सा। उसके लिए ये सब बंदरों का खेल था। ये बेवकूफ, मेंटर ने कहा। ये एक नदी में चलने को महानता समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि असली शक्ति नियमों को तोड़ने में है, उनका पालन करने में नहीं। अगला, बुजुर्ग ने सूची देखी और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने आर्य की ओर एक तिरस्कारपूर्ण नजर डाली। आर्य वर्मा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर आंख उस पर टिकी थी। वो गिरा हुआ जीनियस था, वो लड़का जिसका स्पिरिट रूट छीन लिया गया था। वे सब उसे असफल होते हुए, पानी में गिरते हुए और भीगे हुए कुत्ते की तरह रेंगते हुए देखने के लिए उत्सुक थे। आर्य ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में वो पुराना डरा हुआ आर्य नहीं था। उसकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले आती है। उसने नदी की ओर कदम बढ़ाया। तैयार हो? मेंटर ने पूछा। तुम्हारे पास स्पिरिट रूट नहीं है, इसलिए नदी का दबाव तुम्हें पहले ही कदम पर कुचल देगा। लेकिन मेरे पास मेरा शरीर है और मैंने कल रात अपनी मेरिडियन को लोहे की तरह सख्त कर लिया है। सही है, अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करो। स्पिरिट रूट का अनुकरण करने के लिए अपनी खुली हुई नाड़ियों से आभा मंडल को बाहर धकेलो। उन्हें दिखाओ कि एक राक्षस कैसे चलता है। आर्य पानी में उतरा। बर्फीली ठंडक ने उसके पैरों को जकड़ लिया। एक भारी अदृश्य दबाव उसकी छाती पर आ गिरा, जैसे कोई उसे पीछे धकेल रहा हो। भीड़ फुसफुसाने लगी। शर्त लगा लो, वो एक कदम भी नहीं चल पाएगा। उसे तो डूबकर मर जाना चाहिए। आर्या ने गहरी सांस ली। उसने अपने पैरों के तलवों में छिपे उस शून्य स्थान को महसूस किया जहां पहला सितारा बनना था। उसने पहला कदम बढ़ाया। पानी छलक गया। वो नहीं गिरा। दूसरा कदम। उसकी रीढ़ सीधी थी, भाले की नोक की तरह। तीसरा कदम, 10वां कदम। भीड़ की हंसी धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गई। बुजुर्गों की आंखें फटी की फटी रह गईं। बिना स्पिरिट रूट के, बिना किसी आध्यात्मिक तरंग के, वो लड़का बस अपनी शारीरिक इच्छा शक्ति के दम पर नदी के बहाव को चीर रहा था। वो चल नहीं रहा था, वो युद्ध कर रहा था। और आर्य के चेहरे पर एक हल्की क्रूर मुस्कान थी। चलो चलते हैं, उसने अपनी आत्मा में बैठे दानव से कहा। अभी तो बस शुरुआत है। आशा का क्रूर खेल और रक्त रंजित सोना। बर्फीले पानी में आर्य के पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक जागी हुई थी। जैसे जैसे वो नदी में आगे बढ़ रहा था, पानी के नीचे से सफेद रोशनी के छोटे छोटे कण यानी होप गू निकलकर उसके शरीर की ओर खिंचे चले आ रहे थे। क्या तुम जानते हो ये रोशनी क्या है? मेंटर की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, जैसे कोई बूढ़ा इतिहासकार किसी बच्चे को लोरी सुना रहा हो, पर उस लोरी में भयानक सच छिपा हो। बहुत समय पहले रेनजू नाम के पहले मनुष्य ने अपनी जवानी शक्ति को दे दी और अपनी अधेड़ उम्र बुद्धिमत्ता को। जब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा और वो मुसीबतों से घिर गया, तो एक गू ने उससे उसका दिल मांगा। वो गू था आशा। आर्या ने महसूस किया कि प्रकाश के कण उसकी त्वचा में प्रवेश कर रहे हैं। सामान्य साधकों के लिए ये कण डेंटियन में जाकर एक समुद्र का निर्माण करते हैं, लेकिन आर्या का डेंटियन टूटा हुआ था। लोग सोचते हैं कि आशा एक वरदान है, लेकिन सच ये है कि आशा केवल भ्रम है जो कमजोरों को दर्द सहने की शक्ति देती है। रेनजू ने आशा का इस्तेमाल अपनी मुसीबतों को डराने के लिए किया था, लेकिन हम आशा का इस्तेमाल ईंधन की तरह करेंगे। आर्य ने अपनी बंद मुट्ठियों में ऊर्जा महसूस की। उसके पास स्पिरिट रूट नहीं था, इसलिए ये प्रकाश कण उसके शरीर से बाहर निकलना चाहते थे। उन्हें जाने मत दो, मेंटर चिल्लाया। अपनी 9 स्टार आर्ट की श्वास तकनीक का उपयोग करो। इन प्रकाश कणों को अपने डेंटियन में नहीं, बल्कि अपने पैरों के तलवों में स्थित योंगक्वान पॉइंट की ओर धकेलो। हम यहाँ पहला सितारा फंग फू स्टार नहीं, बल्कि उसका आधार बनाएंगे। आर्य ने दांत पीस लिए। दर्द असहनीय था, जैसे कोई उसकी नसों में पिघला हुआ कांच भर रहा हो। वो 20 कदम पार कर चुका था। 21, 22, 23। भीड़ की सांसें थमी हुई थीं। एक बिना स्पिरिट रूट का लड़का इतनी दूर कैसे आ गया? 27वें कदम पर आर्य रुक गया। उसके शरीर के अंदर एक हल्का सा धमाका हुआ।
उसने होप गू की ऊर्जा का उपयोग करके अपने पैरों में ऊर्जा का एक छोटा भंवर बना लिया था। ये असली डेंटियन नहीं था, लेकिन ये दुनिया को विश्वास दिलाने के लिए काफी था कि उसके पास सी ग्रेड की प्रतिभा है। आर्य ने जानबूझकर अपने चेहरे पर थकान का भाव लाया और पानी से बाहर आ गया। बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। 27 कदम, सी ग्रेड, औसत है। मुख्य बुजुर्ग ने उदासीनता से घोषणा की। न कचरा, न प्रतिभाशाली, बस एक और सामान्य शिष्य। आर्य ने अपना सिर झुका लिया, जैसे वो निराश हो, लेकिन उसकी झुकी हुई पलकों के पीछे उसकी आंखें शिकारी की तरह चमक रही थीं। सी ग्रेड, सबसे सुरक्षित छलावरण। अब कोई मुझ पर ध्यान नहीं देगा और कोई मुझे कबीले से बाहर भी नहीं निकालेगा। समारोह खत्म होने के बाद आर्य कबीले से बाहर निकला। उसे तुरंत संसाधनों की जरूरत थी। फैंगफू स्टार को पूरी तरह से जगाने के लिए उसे गोलियों की जरूरत थी और गोलियों के लिए पैसों की। उसकी जेब खाली थी, लेकिन उसका दिमाग शैतानी विचारों से भरा था। ओह, देखो तो कौन है, हमारे कबीले का नया औसत शिष्य। सामने से एक समूह आ रहा था। उनका नेता विक्रम था, जो एक घमंडी रईसजादा और आर्य के पुराने दुश्मनों में से एक था। वो आर्य का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। आर्य, मैंने सुना है तुमने 27 कदम चले। क्या तुम्हें लगा कि इससे तुम हम रईसों के बराबर हो जाओगे? विक्रम ने थूकते हुए कहा। आर्य ने उसे देखा। उसे विक्रम नहीं, बल्कि सोने के सिक्कों की एक चलती फिरती थैली दिखाई दे रही थी। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, आर्य ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल लॉन्गचिन के अंदाज में। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम कचरे, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही भरोसा है, आर्य ने अपनी चाल चली, तो चलो जीवन मरण मंच पर चलते हैं। लेकिन सिर्फ लड़ना उबाऊ है, क्यों ना कुछ दांव लगाया जाए? विक्रम हंसा। दांव? तुम्हारे पास है क्या? मेरी जान। और तुम्हारे पास? वो तलवार और 5000 सोने के सिक्के। विक्रम की आंखों में लालच और क्रूरता चमक उठी। उसे लगा कि ये मुफ्त का सौदा है। मंजूर है। आधे घंटे बाद जीवन मरण मंच पर भीड़ जमा हो गई थी, ये देखने के लिए कि आर्य कैसे पिटता है। विक्रम ने अपनी क्यू सक्रिय की। उसके शरीर के चारों ओर हवा का एक बवंडर बन गया। विंड जेड फिस्ट, विक्रम चिल्लाया और एक तेज मुक्के के साथ आर्य की ओर लपका। भीड़ ने जयकारा की। ये एक शानदार टेक्निक थी, लेकिन आर्य हिला नहीं। उसने मेंटर की 500 साल की लड़ाई की समझ का उपयोग किया। उसने विक्रम की हर हरकत, हर मांसपेशी के खिंचाव को पहले ही पढ़ लिया था। जब मुक्का उसके चेहरे से केवल 1 इंच दूर था, आर्य ने कदम बढ़ाया। पीछे नहीं, बल्कि आगे। उसका बायां पैर बिजली की गति से ऊपर उठा। ठक! पूरे अखाड़े में एक बहुत ही दर्दनाक आवाज गूंजी। ये हड्डियों के टूटने की नहीं, बल्कि 2 नाजुक चीजों के कुचले जाने की आवाज थी। आर्य की लात सीधे विक्रम के पैरों के बीच पर, यानी ग्रॉइन पर लगी थी। विक्रम की आंखें बाहर निकल आईं। उसका चेहरा बैंगनी हो गया। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल सकी, बस एक हिक की आवाज आई और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। भीड़ सन्न रह गई। कोई जादू नहीं, कोई की विस्फोट नहीं, बस एक क्रूर, सटीक और निर्दयतापूर्ण लात। आर्य यही नहीं रुका। लॉन्ग चेन की क्रूरता उसके अंदर जाग उठी थी। उसने विक्रम के बाल पकड़े और उसका चेहरा अपने घुटने पर दे मारा। धड़ाम! विक्रम बेहोश होकर ढेर हो गया। विजय, रेफरी ने कांपती आवाज में कहा। आर्या ने नीचे झुककर विक्रम की तलवार उठाई और उसकी जेब से 5000 सोने के सिक्कों का कार्ड निकाल लिया। उसने दर्शकों की ओर देखा भी नहीं, जो अब उसे डर और अविश्वास से देख रहे थे। देखा? मेंटर ने कहा। सम्मान मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। और रही बात नियमों की, जो जीतता है, नियम उसी के होते हैं। शाम ढल रही थी जब आर्या 100 जड़ी बूटियों के बाजार से अपने टूटे फूटे कमरे में लौटा। 5000 सोने के सिक्के बहुत लग रहे थे, लेकिन फेंगफू स्टार की भूख मिटाने के लिए ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। उसने सबसे सस्ती कांसे की भट्टी खरीदी थी, जो लगभग कबाड़ थी। उसने दरवाजा बंद किया। मेरे पास असली पिल फ्लेम नहीं है, आर्या ने अपनी हथेली को देखा, और ना ही मेरे पास इसे नियंत्रित करने के लिए डेंटियन की ऊर्जा है। तो क्या हुआ? मेंटर ने उपहास किया। तुम्हारे पास एक ऐसी आत्मा है जो देवताओं को डरा सकती है। अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करो। हम आग को जलाएंगे नहीं, हम उसे अपनी इच्छा शक्ति से नचाएंगे। आर्या ने सामान्य लकड़ी की आग जलाई और उसके ऊपर भट्टी रख दी।
उसने औषधीय जड़ी बूटियों को एक एक करके डालना शुरू किया। ये पागलपन था। लकड़ी की आग का तापमान अस्थिर होता है, लेकिन आर्या ने अपनी नई मिली स्पिरिट सेंस का विस्तार किया। वह भट्टी के अंदर हर जड़ी बूटी के पिघलने, उसके रस का निकलने और ऊर्जा के परिवर्तन को महसूस कर सकता था। उसका पसीना टपक रहा था। उसकी मानसिक शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। संघनन, उसने धीरे से कहा। भट्टी के अंदर से एक हल्की सुगंध आई। उसने ढक्कन खोला। अंदर एक काला बदसूरत गोला पड़ा था। ये एक निम्न श्रेणी की गोली भी नहीं थी, ये लगभग जला हुआ कचरा था। लेकिन आर्या मुस्कुराया। उसने और मेंटर ने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया था। बिना स्पिरिट रूट के लकड़ी की आग पर उसने एक औषधीय तरल को ठोस रूप दिया था। उसने उस काले गोले को उठाया। यह सिर्फ शुरुआत है, आर्या ने कहा, और उस कड़वी गोले को निगल लिया। उसके शरीर के अंदर सुप्त फेंगफू स्टार थोड़ा सा कांप उठा, जैसे कोई भूखा जानवर नींद से जाग रहा हो। उसे और चाहिए था, बहुत और आर्या उसे खिलाने के लिए, पूरी दुनिया को जलाने के लिए तैयार था। छाया और सूर्य। बंद कमरे के अंदर की हवा जड़ी बूटियों के कड़वे और जले हुए मांस की गंध से भरी थी। आर्या की आंखें लाल थीं और उसका शरीर पसीने से लथपथ था। उसके सामने रखी कांसे की भट्टी कांप रही थी, जैसे कि वह फटने ही वाली हो। तापमान गिर रहा है, मेंटर की आवाज उसके दिमाग में कोड़े की तरह पड़ी। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो रही है। अगर ये रुका तो ये सारी जड़ी बूटियां राख बन जाएंगी। पियो। आर्या ने अपनी आंखें भट्टी से नहीं हटाईं। उसने अपने दांत एक पुआल पर गाड़ दिए थे, जिसका दूसरा सिरा पास रखे एक जार में था। वह जार ऊर्जा पुनरुद्धारी तरल से भरा था, एक सस्ता खोल जिसे उसने खुद कचरे से बनाया था। उसने एक लंबा घोंट भरा। ठंडा तरल उसके गले से नीचे उतरा और उसके सूखे हुए मन के सागर में बारिश की तरह बरसा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति, जो बुझने ही वाली थी, अचानक फिर से भड़क उठी। मूर्खतापूर्ण तरीका, लेकिन प्रभावी है। एक स्ट्रॉ के जरिए ऊर्जा पीते हुए गोली बनाना, इतिहास में तुम पहले जुगाड़ू कीमियाकार होगे। आर्या के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। उसने अपनी इच्छा शक्ति को हथौड़े की तरह इस्तेमाल किया और भट्टी के अंदर की ऊर्जा को पीटा। भनभनाना, भट्टी हिंसक रूप से कांपने लगी। ये पिल कंडेंसेशन का चरण था। ऊर्जा बेकाबू हो रही थी। हेवन सील अर्थ लॉक। आर्य ने लॉन्ग चेन की यादों से एक प्राचीन सील का उपयोग किया। उसने अपनी बची खुची आध्यात्मिक शक्ति को भट्टी के चारों ओर लपेट दिया, जैसे कोई अदृश्य हाथ ढक्कन को नीचे दबा रहा हो। खन। भट्टी के अंदर से धातु के टकराने की एक स्पष्ट आवाज आई। फिर सब शांत हो गया। आर्य फर्श पर गिर गया, बुरी तरह हांफते हुए। उसने कांपते हाथों से ढक्कन खोला। अंदर 5 काली टेढ़ी मेढ़ी गोलियां पड़ी थीं, 2 पूरी तरह बेकार और 3 निम्न श्रेणी की। आर्य ने उनका निरीक्षण किया। बाजार में ये कचरा मानी जाएंगी, लेकिन हमारे लिए, मेंटर ने कहा, ये बारूद है। आर्य ने बिना समय बर्बाद किए एक निम्न श्रेणी की गोली उठाई और उसे निगल लिया। उसका लक्ष्य योंग क्वान बिंदु, पैरों के तलवों में स्थित ऊर्जा का केंद्र था। जैसे ही गोली उसके पेट में घुली, ऊर्जा की एक विनाशक लहर नीचे की ओर दौड़ी। सामान्य साधक ऊर्जा को ऊपर डिंटियन की ओर ले जाते हैं, लेकिन आर्य ने उसे जबरदस्ती नीचे अपने पैरों की ओर धकेला। दर्द ऐसा था जैसे कोई उसके पैरों के तलवों में गर्म कीलें ठोक रहा हो। उसकी हड्डियां चरमरा गईं। रोको मत, मिंटर चिल्लाया। दबाव बनाओ। पहला तारा फेंगफू यहीं से जागेगा। धमाका। आर्य के बाएं पैर के नीचे एक अदृश्य विस्फोट हुआ। उसके कमरे का पत्थर का फर्श मकड़ी के जाले की तरह चटक गया। धूल और मलबे का एक गुबार उठा। उसके पैर के तलवे में एक नया छोटा सा ऊर्जा भंवर बन गया था। यह डेंटियन नहीं था, लेकिन यह उससे कहीं अधिक जंगली और शक्तिशाली था। आर्य धूल के बीच खड़ा हो गया। उसका बायां पैर अब सामान्य नहीं था। हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि वो जमीन से ताकत खींच सकता है। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। वो क्या आवाज थी? आर्य के कमरे से आई है। जल्दी चलो। आर्य ने जल्दी से अपनी आभा को छुपाया और अपने चेहरे पर धूल मल ली। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि मेंटर की आवाज ने उसे चौंका दिया। रुको, बाहर का शोर ये सिर्फ तुम्हारे विस्फोट के लिए नहीं है, कुछ और भी हुआ है। दरवाजा खुला। उसकी मां सुमित्रा अंदर दौड़ी आईं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो आर्य को देखकर नहीं रुकी। उनकी आंखें कहीं और देख रही थीं और उनका चेहरा आंसुओं और अविश्वास से डगमगा रहा था। आर्य, मां ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कांच के पार देख रही हो। तुम्हारे भाई अमन, उसने कर दिखाया। आर्य की आंखें सिकुड़ गईं। अमन? जागृति समारोह अभी अभी खत्म हुआ।
माँ की आवाज़ कांप रही थी। अमन, वो नदी में गिर गया था। सबने सोचा वो रुक गई। लेकिन फिर वो उठा और वो चलता गया। 43 कदम। ए ग्रेड प्रतिभा। हमारे कबीले में पिछले 100 सालों में पहली बार। आर्य के दिमाग में सन्नाटा छा गया। हा हा हा। मेंटर उसके सिर के अंदर पागलों की तरह हंसा। इतिहास खुद को दोहराता है मेरे बच्चे, बिल्कुल फैंग युआन और उसके भाई की तरह। एक भाई को कचरा यानी सी ग्रेड समझा जाता है और दूसरा स्वर्ग का बेटा ए ग्रेड बन जाता है। बाहर का शोर तेज हो गया। कबीले के बुजुर्ग जो कल तक आर्य और उसके परिवार पर थूकते भी नहीं थे, अब उनके आंगन में भीड़ लगाई खड़े थे। युवा स्वामी अमन कहाँ है? अमन को हमारी ची शाखा गोद लेगी। बकवास। अमन मो शाखा का शिष्य बनेगा। आर्य कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि उसका छोटा भाई अमन भीड़ के बीच घिरा हुआ है। अमन का चेहरा पीला था, वो अभी भी गीला था, लेकिन उसकी आंखों में एक नया अभिमान और भ्रम था। वो डरा हुआ बच्चा नहीं था, वो अब कबीले का भविष्य था। एक बुजुर्ग जिसने कल आर्य को मरने के लिए कहा था, अब अमन के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहा था। वर्मा परिवार का गौरव, देखो ये है असली खून। किसी ने आर्य की तरफ देखा भी नहीं। वो अपनी ही घर की दहलीज पर एक अजनबी, एक परछाई बन गया था। देख रहे हो? मेंटर ने आर्य के कान में फुसफुसाया। जब तुम सी ग्रेड यानी नकली निकले तो उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। अब जब तुम्हारा भाई ए ग्रेड निकला तो वे उसे देवता बना रहे हैं। ये दुनिया प्रतिभा की नहीं, उपयोगिता की पूजा करती है। आर्य ने अमन को देखा। अमन की नज़र आर्य से मिली। उस नज़र में अब भाईचारा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दूरी थी, दया और श्रेष्ठता का मिश्रण। बधाई हो अमन, आर्य ने मन ही मन कहा। उसके चेहरे पर एक शांत रहस्यमय मुस्कान थी। ये अच्छा है। आर्य ने मेंटर से बात की। अब सबकी निगाहें अमन पर होंगी। वो रोशनी में रहेगा और मैं अंधेरे में। जब तक वे उसे पालने और बिगाड़ने में व्यस्त रहेंगे, मैं अपनी 9 स्टार बॉडी को पूरा कर लूंगा। उसने अपने बाएं पैर को जमीन पर जमाया। फर्श के नीचे की दरारें किसी को दिखाई नहीं दी, लेकिन आर्य जानता था कि असली शक्ति कहाँ है। मैं जा रहा हूँ, आर्य ने अपनी माँ से कहा, जो अब अमन की आरती उतारने में व्यस्त थीं। कहाँ? माँ ने बिना मुड़े पूछा। इंपीरियल लाइब्रेरी, आर्य ने झूठ बोला। कुछ पढ़ने। असल में वो शिकार पर जा रहा था। उसे अपने दूसरे तारे के लिए संसाधनों की जरूरत थी, और अब जब कबीले का ध्यान अमन पर था, आर्य के लिए साये में काम करना आसान हो गया था। वो भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकल गया। पीछे अमन की जय जयकार गूंज रही थी। सूर्य उग चुका था, लेकिन असली राक्षस तो अभी छाया में जाग रहा था। अध्याय 5, मूर्ख का सोना और राक्षस का ज्ञान। धूल और मलबे से भरे कमरे में आर्य अपनी हथेली को घूर रहा था। वहां एक छोटा अर्धचंद्राकार पत्थर रखा था, मून लाइट गू। ये उसके कबीले का प्रतीक था, एक ऐसा कीड़ा जो चांदनी को अवशोषित करके तेज धार हमले कर सकता था। कबीले ने इसे अमन यानी उसके भाई और अन्य प्रतिभावान शिष्यों को एक सम्मान के रूप में दिया था, लेकिन आर्य, उसे ये सबसे अंत में मिला था, जैसे किसी भिखारी को बचा खुचा खाना दिया जाता है। ये गू बेकार है, मेंटर ने उपहास किया। कम से कम तुम्हारे वर्तमान रूप के लिए। इसका हमला कमजोर है और ये बहुत ज्यादा आदिम सार यानी प्राइमीवल एसेंस खाता है, लेकिन दुनिया की नज़र में यही तुम्हारी एकमात्र शक्ति है। आर्य ने गू को अपनी जेब में डाल लिया। मुझे पता है, लेकिन अभी मेरी समस्या यह गू नहीं है, मेरी समस्या है पैसा। उसने अपने फेंगफू तारे को जगाने के लिए फेंगफू गोली का उपयोग किया था, लेकिन वो केवल एक चिंगारी थी। उसे आग बनाने के लिए और अधिक गोलियों की आवश्यकता थी, और उसके पास अब एक भी पैसा नहीं था। तभी उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला। आर्य! सामने अमन खड़ा था। उसके नए रेशमी वस्त्र चमक रहे थे और उसके पीछे 2 नौकर खड़े थे। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वो पुरानी हिचकिचाहट थी जो वो हमेशा आर्य के सामने महसूस करता था। माँ और पिता तुम्हें मुख्य हॉल में बुला रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपनी हरकतों के लिए माफी मांगो। माफी? आर्य ने शांत भाव से पूछा। हाँ, तुमने कल रात अपने कमरे में विस्फोट किया, पूरा कबीला डर गया था। और अमन रुका, फिर उसने अपनी छाती फुलाई। और वे चाहते हैं कि तुम मुझे बधाई दो। मैं अब ए ग्रेड हूं, मैं कबीले का भविष्य हूं। आर्य ने अमन को देखा। देख रहे हो? मेंटर ने कहा। वो अभी भी वही बच्चा है जो तुम्हारी परछाई से डरता है। वो ए ग्रेड है, लेकिन उसकी मानसिकता अभी भी एक नौकर जैसी है जो अपने मालिक की कुर्सी पर बैठ गया है। वो तुमसे पुष्टि चाहता है। आर्य धीरे से चला और ठीक अमन के सामने खड़ा हो गया। बधाई हो अमन, आर्य ने कहा। उसकी आवाज में कोई ईर्ष्या नहीं थी, केवल एक गहरी अथाह शांति थी।
तुम उड़ सकते हो, लेकिन याद रखना, जितना ऊंचा उड़ोगे हवा उतनी ही पतली होगी। अमन को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडा हाथ रख दिया हो। वो पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आया कि आर्य, जो अब एक कचरा था, इतना डरावना कैसे लग सकता है। चलो चलते हैं, आर्य ने कहा और अमन के पास से गुजर गया, जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो। अमन अपनी जगह पर जमा रह गया। उसे लगा कि वो विजेता है, लेकिन आर्य की उपेक्षा ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो अभी भी एक बच्चा है जो बड़ों की मेज पर बैठा है। मुख्य हॉल में कबीले के बुजुर्ग और आर्य के माता पिता बैठे थे। आर्य वर्मा, कबीले के मुखिया ने गर्जना की, तुमने कल रात कबीले की शांति भंग की और मैंने सुना है कि तुम शहर में जुआ खेल रहे हो और मारपीट कर रहे हो। मैंने केवल अपनी रक्षा की, आर्य ने सपाट स्वर में कहा। रक्षा? हाँ, एक बुजुर्ग ने ताना मारा। तुमने विक्रम को अपंग कर दिया। उसके पिता ने शिकायत की है। तुम एक जंगली जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हो। वह मुझे मारने आया था, आर्य ने तर्क दिया। अगर मैं जानवर हूं तो वो क्या था, शिकार? जुबान संभालो, आर्य के पिता चिल्लाए। देखो अपने भाई को, वह कितना विनम्र है, कितना होनहार है, और तुम हमारे परिवार पर कलंक हो। आर्य ने अपनी मां की ओर देखा। वो अपनी नजरें चुरा रही थीं। इनसे प्यार की उम्मीद मत करो, मेंटर ने याद दिलाया। ये वे लोग हैं जो उगते सूरज को सलाम करते हैं। तुम डूब चुके हो। मैं यहां उपदेश सुनने नहीं आया, आर्य ने कहा। अगर आपको मुझे सजा देनी है तो दें, अगर नहीं तो मुझे जाने दे। मेरे पास महत्वपूर्ण काम है। हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी कचरे में इतनी धृष्टता? ठीक है, मुखिया ने ठंडे स्वर में कहा। चूंकि तुम नहीं सुधरना चाहते तो हम तुम्हें नहीं सुधारेंगे, लेकिन याद रखना, कबीले के संसाधन अब केवल अमन के लिए हैं। तुम्हें एक भी आदिम पत्थर नहीं मिलेगा। तुम अपने दम पर हो। धन्यवाद, आर्य ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। यही तो मैं चाहता था, आजादी। वो मुड़ा और हॉल से बाहर निकल गया। बाहर इंपीरियल कॉलेज की ओर जाने वाली सड़क पर आर्य जानता था कि कबीले से उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसे पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे। तभी उसे अपने पुराने दोस्तों का एक समूह दिखाई दिया। वे सब मोटे, अमीर और बेकार रईसजादे थे जो कॉलेज में समय बर्बाद करने आते थे। अरे अरे भाई, एक मोटा लड़का, फैटी यू, दौड़ता हुआ आया। सुना है तुमने विक्रम को पीट दिया, क्या बात है? आर्य ने एक योजना बनाई। हाँ फैटी, आर्य ने रहस्यमयी ढंग से कहा। और जानते हो क्यों? क्योंकि मैंने एक प्राचीन विद्या सीखी है, चेहरा पढ़ना। चेहरा पढ़ना? फैटी और उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। हाँ, आर्य ने झूठ बोला, मेंटर की मदद से। मैंने विक्रम के चेहरे पर दुर्भाग्य का काला साया देखा था। मुझे पता था कि वो हारने वाला है। सबकी आंखें फैल गईं। क्या तुम मेरा चेहरा पढ़ सकते हो? एक दुबले लड़के ने पूछा। आर्य ने उसे गौर से देखा। मेंटर, स्कैन करो। इस लड़के के जिगर में समस्या है, बहुत ज्यादा शराब, और ये अपनी नौकरानी के साथ सोता है, जिससे इसकी मंगेतर नाराज है। आर्य मुस्कुराया। तुम्हारे जिगर में गर्मी है भाई, और तुम्हारी मंगेतर तुमसे दूर जा रही है क्योंकि तुम्हारे कपड़ों से किसी और औरत की गंध आती है। लड़का पीला पड़ गया। हे भगवान, ये सच है। भीड़ में खलबली मच गई। आर्य अचानक जादूगर बन गया था। तभी एक परिचित घृणित आवाज आई। आर्य, तुम धोखेबाज। सामने विक्रम का भाई करण खड़ा था। वो विक्रम से भी ज्यादा ताकतवर था और क्यूई संगठन के चौथे चरण में था। तुमने मेरे भाई को मारा। करण ने अपनी तलवार निकाली। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें जीवन मरण द्वंद्व की चुनौती देता हूं। फैटी और बाकी लोग डर गए। भाई आर्य, मत करना, वो बहुत ताकतवर है। लेकिन आर्य की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मंजूर है, आर्य ने कहा, लेकिन एक शर्त पर। क्या? करण ने गुस्से में पूछा। हम दांव लगाएंगे, आर्य ने कहा, और दांव होगा 50,000 सोने के सिक्के। करण हंसा। मेरे पास पैसे हैं, लेकिन तेरे पास क्या है? तेरी जान की कीमत 2 कौड़ी भी नहीं है। आर्य ने अपनी जेब खाली कर दी। कुछ नहीं था। दोस्तों, आर्य ने फैटी यू और उसके समूह की ओर देखा। क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? फैटी यू ने एक पल सोचा, फिर उसने अपना क्रेडिट कार्ड, क्रिस्टल कार्ड निकाला। भाई आर्य, तुमने मेरी बीमारी बताई, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। ये लो 30,000 सिक्के। बाकी लड़कों ने भी देखा देखी अपने पैसे निकाल दिए। कुछ ही पलों में आर्य के हाथ में एक छोटा सा खजाना था। देख रहे हो करण? आर्य ने नोटों की गड्डी लहराई। ये है मेरा दांव। क्या तुम तैयार हो अपनी विरासत हारने के लिए? करण का चेहरा लाल हो गया। ठीक है, कल दोपहर अखाड़े में तैयार रहना मरने के लिए।
करण चला गया। फैटी यू ने घबराते हुए पूछा, भाई आर्य, तुम जीतोगे ना? ये मेरे पिता का पैसा है। आर्य ने फैटी के कंधे पर हाथ रखा। फैटी, मैंने करण का चेहरा भी पढ़ा है। क्या देखा? मौत, आर्य ने फुसफुसाया। उसके माथे पर मौत लिखी है। उस रात आर्य अपने कमरे में वापस आया। उसके पास दोस्तों से उधार लिए पैसे थे। क्या तुम सच में करण को हरा सकते हो? मेंटर ने पूछा। वो चौथे चरण में है। तुम्हारे पास केवल एक आधा जगा हुआ फेंक उतारा है। आर्य ने 50,000 सिक्कों को बिस्तर पर बिखेर दिया। नहीं, मैं उसे नहीं हरा सकता, आर्य ने स्वीकार किया। लेकिन ये पैसा मुझे हराने लायक बना देगा। उसने सिक्कों को उठाया। बाजार जाने का समय है। मुझे और गोलियां चाहिए और मुझे शराब का कीड़ा चाहिए। शराब का कीड़ा? मेंटर चौंक गया। वो दुर्लभ है। वो तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति को शुद्ध कर सकता है, लेकिन तुम उसे कहां से लाओगे? आर्या ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, एक शराबी साधु की कहानी है। मुझे लगता है कि मुझे पता है कि उसकी विरासत कहाँ छिपी है। चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। आर्या के चेहरे को आधा रोशन और आधा अंधेरे में दिखा रही थी। कल का दिन खून से रंगा होगा, लेकिन आज की रात खजाने की खोज की थी। जीवन मरण अखाड़े के चारों ओर एक विशाल भीड़ जमा थी। ये केवल एक द्वंद्व नहीं था, बल्कि एक तमाशा बन गया था। आर्या और करण, विक्रम का भाई, मंच के विपरीत सिरों पर खड़े थे। करण का शरीर की से चमक रहा था। वो चौथे चरण का साधक था और उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। आज करण ने अपनी तलवार की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और अपने भाई का बदला लूंगा। आर्या शांत खड़ा था। उसके हाथ खाली थे। कोई हथियार नहीं, कोई कवच नहीं, केवल उसकी आंखें जो गहरी और ठंडी थीं, करण को घूर रही थीं। तैयार हो? मेंटर की आवाज आर्या के दिमाग में गूंजी। वो तुमसे ताकतवर है। अगर तुम सीधे लड़े तो हार जाओगे। तुम्हें उसकी ताकत का इस्तेमाल उसके खिलाफ करना होगा। शुरू, रेफरी चिल्लाया। करण एक चीते की तरह लपका। उसकी तलवार हवा को काटती हुई आर्या की गर्दन की ओर बढ़ी। भीड़ चिल्लाई। सबको लगा कि आर्या का सिर धड़ से अलग होने वाला है, लेकिन आर्या हिला नहीं। उसने अपनी स्पिरिट सेंस का विस्तार किया। करण की तलवार, उसकी मांसपेशियों का तनाव, उसकी सांस, सब कुछ आर्या को धीमी गति में दिखाई दे रहा था। ऐन मौके पर आर्या ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया। तलवार उसके कान के पास से गुजरी, उसके कुछ बालों को काटती हुई। क्या? करण चौंक गया। आर्या ने मौका नहीं गंवाया। उसने करण की कलाई पकड़ी और अपने फेंग फू स्टार, पैरों के तलवे की शक्ति का उपयोग किया। उसने करण की ही गति का इस्तेमाल करते हुए उसे आगे की ओर खींचा और साथ ही अपना पैर आगे बढ़ाया। धड़ाम! करण औंधे मुंह जमीन पर गिरा, लेकिन वो एक अनुभवी लड़ाका था। वो तुरंत लुढ़का और खड़ा हो गया, हालांकि उसका चेहरा धूल से सन गया था। तुम सिर्फ भाग सकते हो, करण चिल्लाया और फिर से हमला किया। इस बार उसने विंड ब्लेड तकनीक का इस्तेमाल किया। हवा की अदृश्य धारें आर्या की ओर बढ़ीं। आर्या ने महसूस किया कि वो इन हवाई हमलों को चकमा नहीं दे सकता। अब! मेंटर चिल्लाया। आर्या ने अपनी जेब से एक छोटी सी काली गोली निकाली, वही बेकार गोली जिसे उसने बनाया था। उसने इसे करण की ओर फेंका। करण ने सोचा कि ये कोई हथियार है और उसे अपनी तलवार से काट दिया। पफ! गोली फट गई और उसमें से काले धुएं का एक बादल निकला। ये कोई जहरीला धुआं नहीं था, बल्कि जली हुई जड़ी बूटियों की राख थी। करण की आंखों में जलन होने लगी। वो खांसने लगा। मेरी आंखें! भीड़ सन्न रह गई। क्या ये धोखा था? लेकिन जीवन मरण मंच पर कोई नियम नहीं होते। धुएं के बीच से आर्या एक भूत की तरह निकला। उसने करण के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। करण का शरीर दोहरा हो गया। आर्या ने उसकी तलवार छीन ली और उसकी गर्दन पर रख दी। पूरा अखाड़ा शांत हो गया। तुम हार गए, आर्या ने ठंडे स्वर में कहा। करण कांप रहा था। धोखा! तुमने धोखा दिया। धोखा? आर्या हंसा। युद्ध में केवल जीत और हार होती है, तरीका मायने नहीं रखता। उसने तलवार हटाई और करण को एक लात मारकर मंच से नीचे गिरा दिया। मेरे 50,000 सिक्के! आर्या ने रेफरी की ओर हाथ बढ़ाया। उस रात आर्या अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। उसने अपने दोस्तों फैटी यू और अन्य का पैसा ब्याज सहित लौटा दिया था और अब उसके पास अपने लिए भी काफी रकम बची थी। लेकिन उसका असली काम अभी बाकी था। बारिश रुक गई है, मेंटोर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। शराब के कीड़े को ढूंढने का यही सही समय है। आर्या ने काले कपड़े पहने और चुपके से कबीले से बाहर निकल गया। वो जंगल की ओर बढ़ा। पिछली कुछ रातों से वो वहां शराब छिड़क रहा था, लेकिन बारिश ने सब धो दिया था। आज रात अलग है, आर्या ने कहा।
उसने बाजार से खरीदी गई सबसे महंगी, सबसे तेज खुशबू वाली शराब की बोतल निकाली। वो जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचा जहां पुरानी चट्टानें थीं। फैंग युआन के यादों के अनुसार फ्लावर वाइन मंक की विरासत यहीं कहीं थी। उसने शराब की बोतल खोली और उसे हवा में लहराया। तेज नशीली सुगंध जंगल में फैल गई। कुछ नहीं हुआ, सन्नाटा। 1 घंटा बीत गया। आर्या को लगा कि शायद वो गलत जगह पर है। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। आर्या की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी सांस रोक ली। झाड़ियों से एक छोटा सफ़ेद कीड़ा निकला। ये रेशम के कीड़े जैसा दिख रहा था, लेकिन इसका शरीर मोती की तरह चमक रहा था और ये शराब की खुशबू की ओर खिंचा चला आ रहा था। शराब का कीड़ा। ये एक दुर्लभ रैंक एक गू था जो गू मास्टर के आदिम सार को शुद्ध और गाढ़ा कर सकता था। ये आर्या की सी ग्रेड की प्रतिभा की कमी को पूरा करने की कुंजी थी। कीड़ा धीरे धीरे शराब की बोतल की ओर बढ़ा। आर्या जानता था कि इसे पकड़ना आसान नहीं है। अगर उसने जरा भी शोर किया तो ये भाग जाएगा। उसने बहुत धीरे से बिना किसी आवाज के बोतल को जमीन पर रख दिया और पीछे हट गया। कीड़ा बोतल के किनारे पर चढ़ा और लालची होकर शराब पीने लगा। जैसे ही कीड़ा शराब में डूबा, आर्या ने बिजली की गति से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। मिल गया। आर्या के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वापस अपने कमरे में आर्या ने मूनलाइट गू और शराब के कीड़े दोनों को अपने सामने रखा। धुएं के बीच से आर्या एक भूत की तरह निकला। उसने करण के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। करण का शरीर दोहरा हो गया। आर्या ने उसकी तलवार छीन ली और उसकी गर्दन पर रख दी। पूरा अखाड़ा शांत हो गया। तुम हार गए, आर्या ने ठंडे स्वर में कहा। करण कांप रहा था। धोखा, तुमने धोखा दिया। धोखा? आर्या हंसा। युद्ध में केवल जीत और हार होती है, तरीका मायने नहीं रखता। उसने तलवार हटाई और करण को एक लात मारकर मंच से नीचे गिरा दिया। मेरे 50,000 सिक्के। आर्या ने रेफरी की ओर हाथ बढ़ाया। उस रात आर्या अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। उसने अपने दोस्तों फैटी यू और अन्य का पैसा ब्याज सहित लौटा दिया था और अब उसके पास अपने लिए भी काफी रकम बची थी। लेकिन उसका असली काम अभी बाकी था। बारिश रुक गई है, मेंटोर ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। शराब के कीड़े को ढूंढने का यही सही समय है। आर्या ने काले कपड़े पहने और चुपके से कबीले से बाहर निकल गया। वो जंगल की ओर बढ़ा। पिछली कुछ रातों से वो वहां शराब छिड़क रहा था, लेकिन बारिश ने सब धो दिया था। आज रात अलग है, आर्या ने कहा। उसने बाजार से खरीदी गई सबसे महंगी, सबसे तेज खुशबू वाली शराब की बोतल निकाली। वो जंगल के एक गहरे हिस्से में पहुंचा जहां पुरानी चट्टानें थीं। फैंग युआन के यादों के अनुसार फ्लावर वाइन मंक की विरासत यहीं कहीं थी। उसने शराब की बोतल खोली और उसे हवा में लहराया। तेज नशीली सुगंध जंगल में फैल गई। कुछ नहीं हुआ, सन्नाटा। 1 घंटा बीत गया। आर्या को लगा कि शायद वो गलत जगह पर है। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। आर्या की आंखें चमक उठीं। उसने अपनी सांस रोक ली। झाड़ियों से एक छोटा सफ़ेद कीड़ा निकला। ये रेशम के कीड़े जैसा दिख रहा था, लेकिन इसका शरीर मोती की तरह चमक रहा था और ये शराब की खुशबू की ओर खिंचा चला आ रहा था। शराब का कीड़ा। ये एक दुर्लभ रैंक एक गू था जो गू मास्टर के आदिम सार को शुद्ध और गाढ़ा कर सकता था। ये आर्या की सी ग्रेड की प्रतिभा की कमी को पूरा करने की कुंजी थी। कीड़ा धीरे धीरे शराब की बोतल की ओर बढ़ा। आर्या जानता था कि इसे पकड़ना आसान नहीं है। अगर उसने जरा भी शोर किया तो ये भाग जाएगा। उसने बहुत धीरे से बिना किसी आवाज के बोतल को जमीन पर रख दिया और पीछे हट गया। कीड़ा बोतल के किनारे पर चढ़ा और लालची होकर शराब पीने लगा। जैसे ही कीड़ा शराब में डूबा, आर्या ने बिजली की गति से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। मिल गया। आर्या के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। वापस अपने कमरे में आर्या ने मूनलाइट गू और शराब के कीड़े दोनों को अपने सामने रखा।